मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के मुस्लिम लॉ के पेपर में रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम के अंतर्गत आज दान, हिबा, गिफ्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। पुनः स्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम दान या हिबा या अंग्रेजी में जिसे गिफ्ट कहा जाता है उसके कुछ प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हिबा के बारे में सामान्य जानकारी, इसके आवश्यक तत्व, कब खंडन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, जीवन पर्यंत का हिबा, मुशा का दान आदि विषयों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर रूप में अगर लें तो जैसे ये प्रश्न बन जाता है छोटा कि क्या मौखिक रूप से हिबा वैध होता है या केवल लिखित रूप में किया जाना चाहिए। तो इसका सामान्य से आंसर है कि हाँ, मौखिक रूप से किया गया हिबा उतना ही वैध होता है जितना लिखित रूप से किया गया हिबा वैध होता है। इसके समर्थन में आप मेमुना बेगम बनाम रसूल मियाँ का 1991 का पटना उच्च न्यायालय का निर्णय भी लिख सकते हैं। क्या हिबा का पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है? ये भी छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो सामान्य उत्तर ये है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो दान है जिसे हिबा कहा जाता है उसका पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य नहीं है। और यही बात संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो आपका एलएलबी सेकेंड ईयर में तीसरा पेपर है उसको जब आप पढ़ेंगे तो धारा 129 में भी ये प्रावधान किया गया है कि मुस्लिम विधि के दान को इस अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से छूट प्रदान की गई है। इसी तरह यदि हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन बनता है क्या हिबा की संपत्ति का कब्जा प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है? तो ये आपको ध्यान ही है कि मुस्लिम विधि में पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है किंतु कब्जा प्रदान करना अनिवार्य होता है और हिबा की पूर्णता ही संपत्ति पर कब्जा प्रदान करने से होती है। इसी तरह ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि सुकना हिबा क्या होता है। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि हमने 3-4 तरह के हिबा के समकक्ष प्रावधानों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने सुकना जो हिबा होता है वह और इसके साथ साथ हमने उम्रा और रुकबा हिबा पर भी चर्चा की थी। तो उम्रा हिबा होता है लाइफ टाइम का संपत्ति पर कब्जा प्रदान किया जाना उम्र भर के लिए। रुकबा होता है निश्चित समय के लिए फलोभोग का दान किया जाना। और सुकना जो हिबा होता है वह होता है संपत्ति में जीवन पर्यंत रहने मात्र का अधिकार, राइट टू लाइव ओनली। तो ये तीनों पर आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि हिबा का खंडन कौन सी विधि में और किस प्रकार किया जा सकता है। तो सामान्यतः आप जानते हैं कि हिबा का खंडन जो है वह हनफी विधि में, हनफी सुन्नी विधि में ही मान्य है।
शिया विधि में खंडन नहीं किया जा सकता। इसके 3 जो हैं वो परिस्थितियां बताई गई हैं। पहला है वाहिब की घोषणा मात्र से हिबा का खंडन, जो तभी किया जा सकता है जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया हो, अर्थात दानकृत संपत्ति पर हिबा वाली संपत्ति पर कब्जा प्रदान करने से पूर्व तक केवल मात्र दानकर्ता अपने घोषणा से वाहिब जिसे कहा जाता है वो खंडन कर सकता है। इसी के साथ यदि दान पूर्ण हो गया है तो जो आदाता है उसको मोहुब लहू कहा जाता है। मोहुब लहू, तो मोहुब लहू अर्थात आदाता की सहमति द्वारा अगर दान पूर्ण हो गया हो तो दान का खंडन किया जा सकता है। और तीसरी परिस्थिति है जिसमें न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित जिन परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है, उन्हीं परिस्थितियों में संविदा का खंडन किए जाने के आधार पर हिबा का भी खंडन किया जा सकता है। वो परिस्थिति आप जानते हैं कि जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 से 19 और 21 आदि में आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। सेक्शन 23 भी है जिसमें आपके पहला तो जो सहमति है वह स्वतंत्र सहमति नहीं हो, कपट, धोखा, मिथ्या विद्वेषण, बल प्रयोग या तथा जो धारा 23 में प्रावधान किए गए हैं दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि जो है आधार, तो उन आधारों पर, जिन आधारों पर संविदा का खंडन किया जा सकता है उन्हीं आधारों पर हिबा का भी खंडन किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिबा का खंडन कब नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं जिनमें हिबा पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे को किया गया है, जहां मोहुब लहू जो है अर्थात आदाता वह प्रतिषिद्ध कोटि में आता है, अर्थात ब्लड रिलेशन आदि जो है 3 संबंध आपको बताए थे, धात्रेय संबंध आदि। इसी के साथ जहां मोहुब लहू मृत हो गया है अर्थात आदाता के मृत्यु के बाद खंडन जो है वह नहीं किया जा सकता। इसी के बाद यदि बात करें जहां संपत्ति आदाता के कब्जे से आगे सरक गई हो, अर्थात आदाता ने और आगे संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो जहां संपत्ति गुम हो गई, नष्ट हो गई या संपत्ति की पहचान परिवर्तन हो गई है, जैसे कि गेहूं बाजरा आदि दिया और उसको आटे में परिवर्तित कर दिया गया है, पिसवा लिया गया है, तो जहां उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं किया जा सके। फिर बात करें तो जहां ऋण का हिबा किया गया हो अर्थात ऋणी को माफ़ किया गया है तो वो फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता। फिर जहां हिबा सदका हो, सदका आप जानते हैं कि धार्मिक तरह का जो दान है उसको सदका कहा जाता है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। और जहां संपत्ति किसी एवज के रूप में हिबा की गई है अर्थात हिबा बिल एवज अगर है तो उसका खंडन जो है वह नहीं किया जा सकता। इसके बाद यदि हम बात करें तो हिबा बिल एवज और हिबा बाशर्तुल एवज, इनको समझाइए, इनमें अंतर भी जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो हिबा बिल एवज आप जानते हैं कि इसमें 2 तरह के हिबा होते हैं और प्रतिफल के बदले स्वामित्व का हस्तांतरण जो है वह हिबा बिल एवज में होता है। होते 2 हिबा हैं स्वतंत्र हिबा बिल एवज में, लेकिन जब आदाता मोहुब लहू जो है वो प्रतिदान में हिबा करता है और अपने पूर्व के हिबा को इंडिकेट करके ये हिबा करता है कि मुझे आपने ये संपत्ति दी थी इसलिए मैं इसके बदले ये संपत्ति देता हूँ, तो उसे हिबा बिल एवज कहा जाता है।
ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि हिबा बिल एवज में हिबा करने का अदाता का पहले से कोई निर्धारित नहीं होता। इसके उलट हिबा बाशर्तुल एवज जो है उसमें दोनों हिबा जो हैं वो निश्चित होते हैं, अर्थात प्रथम हिबा के समय ही द्वितीय हिबा की नींव जो है वह रख दी जाती है। अगर हम केस लो की बात करें तो आप शेख गुलाम अब्बास बनाम रजिया बेगम का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1941 का निर्णय, और इसी के साथ रहीम बख्श बनाम मोहम्मद हुसैन का 1888 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, जो आपको अवश्य ही पढ़ने चाहिए, जिसमें हिबा बिल एवज के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और हिबा बाशर्तुल एवज की यदि हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रथम हिबा होता है उसी समय वह स्पष्ट शर्त रख देता है कि आप मुझे बदले में यह हिबा करेंगे, अर्थात रिटर्न की कंडीशन के साथ में जब हिबा किया जाता है तो उसे हिबा बाशर्त उल एवज कहते हैं। इसमें यही इन दोनों में जो है वास्तव में अंतर जो है वह भी होता है। इसी के साथ आपको एक अरियत नाम की संकल्पना है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें संपत्ति में केवल उपयोग उपभोग करने का अधिकार देना है ही अरियत कहलाता है, वह हिबा नहीं होता। हिबा का अर्थ होता है मालिकाना अधिकार ट्रांसफर होना, एब्सोल्यूट पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन ट्रांसफरी, दैट कॉल्ड हिबा। तो ये आज हमारी कुल मिलाकर चर्चा हुई हिबा बाशर्तुल एवज, हिबा बिल एवज, कब या कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हिबा का खंडन नहीं किया जा सकता, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हिबा का खंडन किया जा सकता है, और हिबा के समकक्ष की कुछ संकल्पनाएं जिसमें सुकना और अरियत, रुकबा और उमरा, फिर हिबा की संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना आवश्यक है, हिबा का पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है, और हिबा मौखिक या लिखित किसी भी रूप में किया जा सकता है। तो ये आज हमारी चर्चा रही रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम, पुनः स्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत हिबा नामक अध्याय पर दान गिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस पर। धन्यवाद।